मित्रों, द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, आप सबको नमस्कार। आज 12 अप्रैल है, शाम के करीब 4 बज चुके हैं। कल मैंने जो वीडियो डाला था वो डाला था कि किस प्रकार से कंपनियां आती हैं और आईपीओ लाती हैं, किस प्रकार से शेयरों को लिस्ट करवाती हैं और कैसे उसको शेयरों को ऊपर चढ़ा करके और इन्वेस्टर के गले में डालकर चल देती हैं और इन्वेस्टर को बर्बाद कर जाती हैं। एक ऐसा आकर्षण पैदा करती हैं। उसमें कुछ एनालिस्ट शामिल हैं, कुछ ब्रोकर शामिल हैं, कुछ मीडिया शामिल हैं, कुछ मैनेजमेंट शामिल है। चारों की मिलीभगत से ये सब काम होता है। और मैंने कल टाटा स्टील, जो एक बहुत शानदार मैनेजमेंट है, भारत का प्राइड है, उसमें भी ये बताया था कि बड़े बड़े मैनेजमेंट से भी त्रुटियाँ तो होती हैं ना, उन त्रुटियों से भी बचिए। वो जो खबरें आती हैं, टिप्स आती हैं, उनसे बचिए। हर सोना सोना नहीं होता है, हर पीतल पीतल नहीं होता है। मित्रों, मेरा काम आप लोगों को धोखे से बचाना है, नुकसान से बचाना है। आप लोगों को शेयर बाजार की शिक्षा दे करके, मेरा अनुभव शेयर करके आपको धोखे से बचाना है, नुकसान से बचाना है। और एक ऐसी आत्मनिर्भरता उत्पन्न करनी है ताकि आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर शेयर बाजार की सच्चाइयों को जान सको और संभावित घाटों से, धोखों से बच सको। मित्रों, ये जो वीडियो है इसको आप इतना आसानी से मत लीजिए। कल मुझे दुख हुआ देख करके, मैंने जो डाटा देखे उसमें मेरे वीडियो को देखने वालों की संख्या 65 साल से ज़्यादा के लोगों की ज़्यादा है, जबकि ये तो युवाओं के काम का, उनको जीवन भर काम आना है भाई। आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके सीखोगे तो साल 6 महीने में, 1.5 साल में मेरे वीडियो सुन के देखोगे, कुछ करके देखोगे प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। और मेरा कोई उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मेरी भावना है देश में इक्विटी कल्ट का विकास हो, लोगों में संपन्नता आवे, लोग सुख से जिएं और धोखाधड़ी से बचें। खैर, एनीवे, ये थोड़ी थोड़ी बातें तो बीच में आपको याद दिलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक निवेदन आपसे और है, अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब हम आगे चलते हैं। आज का जो मार्केट है वो मार्केट गिर गया, गिरता रहेगा, इतना सा कोई खास बात नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस मार्केट को जो देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस पार्टी का शासन है, जो देश का नेता है, नायक है, उस नायक के रहते हुए शेयर बाजारों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोमेस्टिक इकोनॉमी ऊपर उठेगी, विकास करेगी और वो उठेगी, जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा देश का, तो निश्चित रूप से देश में संपन्नता आएगी, देश के शेयर बाजार संपन्नता की ओर होंगे। लेकिन खतरों से बच के रहिए, धोखों से बच के रहिए। असली सोना, शुद्ध सोना क्या है, पहचानने की क्षमता रखिए शेयर बाजार के सोने को। शेयर बाजार के सोने का मतलब द एक्चुअली द गुड शेयर्स। कल मैंने बता दिया था, वो एक ट्रेलर था। मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू रीड द बैलेंस शीट। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। ये अगर आपको आ गया तो ये समझ लो आपके नैया पार। और मेरी तो ये राय है कि मैं बताऊंगा अभी आपको, बिना बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अवलोकन किए बिना किसी भी शेयर में 1 रुपया भी मत लगाइए, प्लीज़ मत लगाइए। कोई कष्ट नहीं है, जहाँ आप इतनी कड़ी मेहनत का पैसा लगा रहे हो, एक पैसा बचा के आपने इकट्ठा किया है, तो वहाँ प्लीज़ एक 10-20 मिनट के लिए वो देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको, हर कंपनी क्वार्टर के एंड में अपना क्वार्टरली वर्किंग के रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है और ये क्वार्टर समाप्त होने के 2 माह के अंदर अंदर घोषित करना होता है प्रत्येक कंपनी। और रिजल्ट घोषित करने के साथ साथ एक कॉनकॉल भी आयोजित करती हैं, जिसमें शेयर ब्रोकर्स के आदमी जाते हैं, म्यूचुअल फंडों के आदमी जाते हैं और इन्वेस्टर भी जा सकते हैं। कोई भी भाग ले सकता है, ये जरूरी नहीं शेयर होल्डर ही वो भाग लेने वाला ना, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। वर्चुअल होती हैं वो, आप टेलीफोन से कनेक्ट हो जाइए, घंटा सवा घंटा लगता है। तो चलो खैर, वो तो बाद की बात है। मैंने तो एक सिस्टम बताया है। सबसे पहले रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली रिजल्ट।
रिजल्ट जैसे ही कंपनी घोषित करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल करते हैं उस रिजल्ट को, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे अपलोड करना आवश्यक है उसको, अदरवाइज द मैनेजमेंट विल बी पेनलाइज्ड एंड देयर विल बी नो एक्सक्यूज फॉर दिस डिले। अब आप उसको बॉम्बे बीएसई की साइट पर देख लीजिए, एनएसई की साइट पर निकालने में थोड़ी दिक्कत है, वो थोड़ा टिपिकल नैस है उसमें। बीएसई की साइट लीजिए, बीएसई की साइट में आप जाइए और आप उस कंपनी की साइट निकालिए उसमें, और उस कंपनी की साइट पर आप नोटिफिकेशन का पार्ट निकालिए, और नोटिफिकेशन के पार्ट में होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसको क्लिक कीजिए, पीडीएफ पे वो रिजल्ट निकल आएगा। ओरिजिनल रिजल्ट को देखिए, वो कोई छाप दे अखबार में, कोई मैगजीन में आ जाता है, मोबाइल पे, वो नहीं, दैट इज ओरिजिनल रिजल्ट। और बहुत सिंपल है, आप उससे हिचकिए मत, घबराइए मत साहब ये आंकड़ों का जाल क्या है, क्या, बहुत सिंपल है। उसमें कॉलम होते हैं दो तरह से, दो पार्ट में होता है, किसी का एक पार्ट, एक स्टैंड अलोन और एक कंसोलिडेटेड। वो अलग अलग रिजल्ट होते हैं, या कोई एक ही टेबल में दे देते हैं दोनों रिजल्ट ही। तो मेनली मैं जो कंसंट्रेट करता हूँ रिजल्ट पर, वो मैं कंसंट्रेट करता हूँ माय डियर, वो कंसंट्रेशन मेरा होता है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। आप स्टैंड अलोन भी देखिए, लेकिन जो उस शेयर की वर्थ को तय करने के लिए जो काम आएगा, वो सारे कंपनी की खुद की, स्टैंड अलोन की, कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज की, सब का एक कंबाइंड मिक्स रिजल्ट होता है, निचोड़। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट पे आते हैं अपन, उसमें क्या देखना है, 3 कॉलम, 4, 5, 6 कॉलम होंगे उसमें। सबसे पहला कॉलम होगा क्वार्टर एंडिंग, जैसे अभी मार्च के रिजल्ट आएंगे, क्वार्टर एंडिंग 31/3/2024। फिर उसके बाद क्वार्टर आएगा, लेफ्ट टू राइट चलिए, उसके बाद आएगा क्वार्टर एंडिंग 31/12/2023। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वो होगा कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड का, वो होगा 31/3/2023। और उसके बाद में होंगे 2 छमाही के, नहीं अब 2 छमाही का खत्म हो जाएगा चूंकि ईयर एंड हो गए ना, तो एनुअल रिजल्ट होंगे 2 साल के, रिजल्ट ऑफ ईयर एंडेड FY 2022-23, और एक कॉलम होगा ईयर एंडिंग 23-24। ये पहले होगा, वो जो 23 का कॉलम है वो बाद में। अब इसमें चलते हैं, लेफ्ट साइड में जो इबारत लिखी रहती है, नॉमेनक्लेचर होता है, उसमें ये है, पहला होगा एक्सपेंडिचर, नहीं वो रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम सेल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर इनकम, ये 2 चीज़ें होती हैं मेनली। बैंकों के रिजल्ट्स में कई आइटम होते हैं, वो अपन आगे चलेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अदर इनकम और इनकम फ्रॉम सेल, इनका जोड़ लगा देते हैं नीचे टोटल। उसके बाद एक्सपेंडिचर में होता है रॉ मटेरियल परचेज्ड है, एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंडिचर। और एक होता है इन्वेंट्री इंक्लूड्स राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल लेवल टू फिनिश्ड गुड्स, और वो कंपनी में कहीं भी एग्जिस्ट हो सकता है, कहीं भी स्टोर्ड हो सकता है, कंपनी के फैक्ट्री परमिशन में हो सकता है, कंपनी के डिपोज पे हो सकता है, डिफरेंट स्टेट्स में हो सकता है, डिफरेंट सिटीज में हो सकता है। तो उसको भी लिख देते हैं, वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। प्लस में होता है, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, दैट इज एज यूजुअल एक्सपेंडिचर लाइक अदर्स। इन्वेंट्री बढ़ती है तो इट क्रिएट, ये खर्चे को बढ़ा हुआ दिखाएगा इन्वेंट्री, और माइनस में होगा तो खर्चे को कम करेगा। जो टोटल डिफरेंट हेड्स में खर्चा हुआ है उसको टोटल को कम कर देगा माइनस में होने से। और यही सबसे बड़ी कारीगरी है कंपनियों की।
जब कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअली कम होता है तो ये इन्वेंट्री को माइनस में दिखा करके खर्च को कम करती हैं और उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये सब घटा बढ़ाने के बाद में मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का टोटल तो ईबिट आ जाता है, उसमें से इनकम टैक्स घटा देते हैं। इनकम टैक्स घटाने के बाद में जो दिया है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और फिर उसके बाद आ जाता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। उसमें कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है वो भी दी हुई रहती है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है वो भी वो लिखे रहते हैं, और कोई एक्स्ट्रा आइटम है आइदर इन दी माइनस साइड और प्लस साइड। कंपनी ने कोई स्क्रैप बेचा है, कंपनी ने कोई और मतलब कंपनी ने कोई अदर लाइबिलिटीज़ को फुलफिल किया है, या कोई और इनकम हुई है कंपनी की, वो भी सब उसमें मेंशन कर देते हैं और वो भी उसमें से घटा बढ़ जाता है। तो एक्चुअली दैट इज़ नॉट ए बिजनेस इनकम। बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो ऊपर आ चुकी है। दूसरी बात है कि ये जो इन्वेंट्री का मामला है, एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये बहुत खतरनाक मामला है और ये मैनेजमेंट के हाथ में एक बहुत बड़ा जादू है, क्योंकि इन्वेंट्री को कभी भी ऑडिट भी फिजिकली वेरीफाई नहीं करता है। ऑडिटर्स को जो मैनेजमेंट लिख के दे देता है कि हमारे स्टॉक में इतने रुपये का माल है, उसको ऑडिटर्स मानते हैं। इट्स नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू वेरीफाई द गुड्स और स्टोर फिजिकली, दे बिलीव ऑन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की एक इंटरनल ऑडिट टीम होती है, वो वेरीफाई कर लेती है, वो दे देती है। अब आप देखिए, इसमें यह आता है किसी कंपनी का एक्सपेंडिचर को कम करना है तो इन्वेंट्री को घटा के बता देंगे, माइनस कर देंगे एंट्री, और ऐसा बहुत कंपनियों में होता है, इतना ज़्यादा होता है ये, और कई क्वार्टर्स तक होता है। मैं सरप्राइज करता हूँ कि आखिरकार यार ये प्रॉफिट आया, ये इतनी इन्वेंट्री है कहाँ आखिरकार जो घटाते चले जा रहे हैं। ये घटा रहे हैं प्रॉफिट बता रहे हैं, घटा रहे हैं प्रॉफिट बता रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर उस इन्वेंट्री को नहीं घटाते तो कंपनी का नेट लॉस आता, लेकिन बता रखा है प्रॉफिट होना। बताइए आप। नाउ इट इज़ ए गुड सोर्स टू डिसीव द शेयर होल्डर्स। अब क्या करते हैं बाजार के एनालिस्ट, इन्वेंट्री गेन हुआ है, अरे गेन कहाँ है ये? इट्स नॉट ए गेन, इट्स ए मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इट्स ए एक्चुअल लॉस। मतलब ये तो लॉस को छुपाने का एक तरीका है, या घटे प्रॉफिट को छुपाने का तरीका है। अभी आप देखिए, मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ इरकॉन का। इरकॉन ने 92 करोड़ रुपीस की इन्वेंट्री घटा के बता रखी है इस क्वार्टर, और पिछले क्वार्टर्स में नहीं घटाई। करीब 135 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था मेरे ख्याल से, मैंने एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। अगर ये इन्वेंट्री 92 करोड़ की नहीं घटाते तो ये प्रॉफिट रह जाता 45 करोड़, और वो ईपीएस घट के चंद टुकड़े ही रह जाती है। जो वो 2 रुपये घटाई है, मेरे ख्याल वो 4 आने 8 आने इनकम रह जाती, 25-40 पैसे 30 पैसे रह जाती है, और वो शेयर के दाम गिर जाते। लोग उसके हिस्से में और मिसलीड नहीं होते उससे। और आप दूसरी बात रीड कीजिए, कंपनियां कहती हैं कि हमारा ये प्रॉफिट बढ़ के आया, इतनी बड़ी ग्रोथ आई है हमारी प्रॉफिट में, लेकिन वो सब मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इरकॉन का शेयर नहीं बढ़ा, क्यों भाई? अगर मान लो ईपीएस पिछले क्वार्टर के मामले नहीं बढ़ी, ईयर ऑन ईयर तो बढ़ के आई है, ईयर ऑन ईयर बढ़ के आई हो 35%, लेकिन वो एक झूठा दिलासा है, और इसीलिए वो शेयर बढ़ा नहीं। बढ़ना 35% ईयर ऑन ईयर मैन्युफैक्चरिंग साइड में आना, इट्स ए रिमार्केबल ग्रोथ। वो शेयर 285 रुपये से गिर के, और गिरना शुरू हुआ, थोड़ा झटका लगा, 185 चला गया। अभी वो इस समय भी 228-30 रुपये, और वो शेयर बढ़ नहीं पा रहा है, बिकॉज द इंटरनल सोर्सेज और सोर्सेज क्लोज टू द मैनेजमेंट नो इट वेरी वेल दैट एक्चुअली द कंपनी हैज़ नॉट ग्रोन। सेल बढ़ी है, कंपनी की सेल कोई ज़्यादा कम नहीं हुई है, लेकिन द प्रॉफिट मार्जिन्स हैव डिक्लाइन, व्हाट एवर रीजन्स मे बी देयर। दिस इज सबसे बड़ी बात। आप जरूर ये देख लें बैलेंस शीट खोल के कि कंपनी के सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इन्वेंट्री पे देवें और एक्स्ट्रा आइटम पर दें। चलो एक्स्ट्रा आइटम तो फिर भी किसी क्वार्टर में हो गया, किसी। अच्छा, फिर एक बात हो रही है, टैक्स की एंट्रीज को भी देखिए आप। ये कंपनी का जो जनरली प्रोविज़न है, टैक्स प्रोविज़न,
वो 25% ऑफ दी प्री टैक्स प्रॉफिट होगा। मान लो किसी कंपनी में किसी क्वार्टर में 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो उसमें से 25 करोड़ रुपीज दे हैव टू पे एज इनकम टैक्स। दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ टैक्स पेमेंट। लेकिन माय डियर, किसी क्वार्टर में कंपनी 18 करोड़ बता देती है, किसी क्वार्टर में 34 करोड़ बता देंगी। ये कैसे होता है? ये आगे पीछे के सब एडजस्टमेंट। टैक्स की राइट बैक एंट्री है, वो एक अलग बात है, वो अलग दिखाती है, वो एंट्री अलग दिखाती है। टैक्स रिटर्न बैक या टैक्स रिफंड रिसीव्ड इस तरह से कुछ लिखती हैं उसको, वो होता टैक्स की कॉलम में ही है, अलग अलग दिखाते हैं उसको। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके कारण भी अगर वो नेट प्रॉफिट में जोड़ा है, दैट इज आल्सो रॉन्ग। दैट इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की एक्चुअल पिक्चर ये है कि इन्वेंट्री ज़्यादा घटानी नहीं चाहिए। 2-4-5 करोड़ रुपए हो, 1-8% हो, बात अलग है, लेकिन ये इस तरह से जो इन्वेंट्री घटा करके और प्रॉफिट बताया वो फर्जीवाड़ा है टोटली। प्रॉफिट की घटत को छुपाने का एक तरीका है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। इन्वेंट्री नॉर्मल कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे पिछले क्वार्टर्स में मान लो 10 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ी, 10 करोड़ बढ़ा दो, आप कोई बात नहीं। उसमें आप ये देखिए कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कितना, कच्चा खाती हैं कंपनियां, कच्चा देती हैं, अदर एक्सपेंडिचर और प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, ये दो सोर्स हैं जिसमें भी गड़बड़ होती है। तो आपको पता पड़ जाएगा कि भाई जिस तरह से मान लीजिए कोई स्टील पाइप बढ़ाने वाली कंपनी, तो ये तो आपको भी पता पड़ जाएगा कि भाई स्टील के दाम बढ़े हुए थे, इन्होंने बाज़ार से कंपनियों से मैन्युफैक्चरर से स्टील खरीदा। अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं तो अंदाज लग जाएगा 5-7% बढ़ाए, ठीक है, जस्टिफाइड है। लेकिन अगर 25-40% की बढ़ाई बता रहे हो और उस रेशो में कंपनी की सेल नहीं बढ़ी है, इसका मतलब गड़बड़ है। इसका मतलब इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई कंपनी में। एक्चुअल द सेल इज नॉट प्रोग्रेसिंग, देयर इज द डिमांड हैज slackened in the market, which is being hid by the company, which is being concealed by the company. It is a fact। मतलब ये बिल्कुल कटु सत्य है। आप कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट मेरे से आके डिबेट कर सकता है, आई कैन चैलेंज इट। सच्चाई है ये। इन्वेंट्री को घटा के बताना घटे प्रॉफिट को छुपाने का तरीका है। इन्वेंट्री को बढ़ाना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बढ़ाना, अदर एक्सपेंडिचर को। अच्छा, फिर अब ये तो बात होगी, इन्वेंट्री को बढ़ा के दिखाना, इट मीन्स द सेल इज डिक्लाइनिंग, देयर इज नो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। इफ देयर इज ए अनजस्टिफाइड और इरेशनल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब आइए आप अदर एक्सपेंडिचर, ये कंपनी के पास सबसे बड़ा औजार है। इसमें क्या होता है, कुछ कंपनियां जो देखिए जो अच्छे मैनेजमेंट से, वो तो बेचारे बहुत सही काम करते हैं, वो तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो तो अपनी इमेज के लिए मरते हैं। इसमें जितना भी गड़बड़ शड़बड़ होती है, अब मैं क्या बताऊं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ये बातें ज़्यादा नहीं कह सकता, वो मैं एक इंडिविजुअल बहुत छोटा आदमी है ना, इसलिए। बाकी बस आप समझ जाइए, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, शेयर बाज़ारों में हैं और है, मतलब आप समझ जाइए इसमें सब कुछ है। और इसमें भी अगर एक इरेशनल बढ़त दिखाई दे रही है, इट मीन्स the intention of the management is not good. There is a leakage of revenue. They have created a street for the leakage of revenue of the company. मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 ट्रक हायर कर रखी, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिनिश टू ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, बिल आ रहा है 500 ट्रकों का, वो सब फर्जीवाड़ा है। अब कोई साहब गेट पास है, साहब वो है, वो ये सब मैनेज हो जाता है। जो आदमी बेईमानी करने पे उतारू वो सब मैनेज हो जाता है। कोई शेयर होल्डर्स तो चौकीदारी करने से रही भाई साहब वहाँ। तो ये बातें खास तौर से बैलेंस शीट में आप देख लीजिए प्लीज। फिर जो भी नोट्स हैं नीचे, उन नोट्स को पढ़ लीजिए, 1-2 मिनट लगेगा और आप सब पढ़े लिखे अंग्रेजी के थोड़े बहुत भी जानकार हैं, आप सब समझ जाएंगे।
और आपकी समझ में एक बार नहीं आवे, दो बार नहीं आवे, बार बार देखिए, उसको तसल्ली से देखिए, बिल्कुल साफ आ जाए। और उसके बाद स्क्रीनर साइट है moneycontrol.com पे, इन पे भी देख लिए, इन पे समरी मिलती है। और इनके ये जो डाटा पब्लिश करते हैं उसमें ये साइट्स, कई बार उसमें मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन दैट इज़ ओरिजिनल। बीएसई की साइट पर जो कंपनी ने ओरिजिनल छपा है, अच्छा ऐसा का ऐसा रिजल्ट कंपनी की साइट पर भी मिल जाएगा आपको, वहाँ देख लीजिए आप। लेकिन सबसे बेस्ट है बीएसई की साइट, उसमें कंपनी मैनिपुलेशन करते हुए डरती है, बिकॉज दे कैन बी ब्रॉट टू सेबी लैब। स्टॉक एक्सचेंज कैन मेक देयर कंप्लेंट टू द सेबी फॉर इफ दे हैव क्रिएटेड एनी मैनिपुलेशन इन द बैलेंस शीट। ये जो चीज़ें पकड़ में नहीं आई, ये तो सामान्य है। ये जो मैंने बताई ये गड़बड़ियाँ तो सामान्य हैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको और बताता हूँ, कोरोना काल में जो देखो बहुत बैलेंस शीट है, हर रिजल्ट में मान लिया 20% कंपनियां तो ये करती हैं इन्वेंट्री को घटाना बढ़ाना। इस हुआ क्या, बालाजी एमिन्स का शेयर मैंने भी खरीदा था, मेरा भी स्टेक था उसमें। 900 रुपये से मैंने खरीद शुरू करी, 3600 रुपये हो गया 3-1 महीने, 3-4-5 महीने में हो गया होगा, बस इतना ही टाइम हो गया। मैंने उसको सेल आउट कर दिया, क्योंकि रिजल्ट आए तो मैंने ये देखा कि पहले तो कभी कंपनी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन अब की बार इन्वेंट्री को घटा के प्रॉफिट को बढ़ाया। ये गलत है, फर्जी प्रॉफिट है। तो हुआ ये कि मैंने तो बाजार खुलते ही बेच दिया उन शेयरों को, मैंने कहा गिर सकता है शेयर के, तो मैंने 3500 रुपये में बेचा उसको। 3500 के बाद में मेरे एक आध फ्रेंड थे, मैंने उनको भी टेलीफोन किया कि भाई बेच लो, कुछ नहीं रखा इसमें, मुझे तो ये गड़बड़ नज़र आई है, बाकी तुम लोग देख लो, मतलब अपने हिसाब से देख पढ़ लो भाई, मुझे तो ये गड़बड़ नज़र आई। मेरे बड़े परम मित्र हैं, यार दोस्त हैं बचपन के साथ, उनको कह, वो मेरा कहना मानते हैं, उन्होंने बेच डाला। और उसके बाद मैं उस शेयर का आप देखिए, उसको बढ़ाते बढ़ाते 5500 रुपये ले गए। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मुझे तो मेरा प्रॉफिट मिल गया भाई, फर्स्ट क्लास मिला यार, 4 गुना हो गया पैसे। तो 5500 रुपये ले गए, 5500 रुपये 5-7 दिन में ले गए उसको। उन्होंने ले जाके मीडिया टीवी पर मैनेजमेंट आया, कौन काल भी क्यों मैंने नहीं सुनी, तो टीवी पर मैनेजमेंट आया, टीवी पर मैनेजमेंट ने पता नहीं क्या क्या असमझ बात दिखाए, ज़्यादा मैंने कुछ सुना नहीं, क्यों मैं बेच चुका था, प्रॉफिट बुक कर चुका था, और वो जो बढ़ रहा था मैंने समझा इट्स मैनिपुलेशन, नथिंग एल्स, बिकॉज द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी हैव कम डाउन। और 5500 रुपये पे वो पहुंच गया। तो एक ब्रोकर महोदय थे, कंसल्टेंट महोदय थे वो, उनसे टीवी वाले पूछते मैनेजमेंट से बात करने के बाद, भाई क्यों साहब आपकी क्या ओपिनियन है, तो उन परम आदरणीय साहब ने कह दिया, साहब शेयर 8500 को जाएगा 1 साल में, क्योंकि इसकी EPS 160 रुपये आ जाएगी। उस समय 100 रुपये थी वो। तो मेरे एक मित्र बोले, खच्ची यार भवनी जी अपन ने तो ये बात गलत कर दी, ये तो 8500 रुपये जाएगा। मका अगर हो जाए तो आपको उसको कर, आप शर्त लगा लो मेरे से अगर ये हो जाए। और ये वो 5500 रुपये से धीरे धीरे खिसकना चालू हुआ, और वो आ गया 2200-2300 रुपये पे है अभी भी और प्राइस है वो शेयर। केमिकल की सारी कंपनियां और प्राइस है, वो गिर गया। और जिन्होंने बेचारों ने, कुछ ने तो खरीदे ही होंगे भाई, 5500, 5000, 4500, 4000 रुपये, 3500 रुपये में खरीदे होंगे, मर गए, हो गया काम उनका, कर गए नाटक से। ये आलोचना करना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये पिक्चर भाई साहब इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ, सावधान रहो। ये कॉरपोरेट सेक्टर है, ये जो अरबपति खरबपति बने हैं ना, इनके पास दिमाग है, ये सब माइंडेड लोग हैं, ये आपके मेरे पे ही बने। मैं धीरे से कह रहा हूँ ये बात, तो समझो इन बातों को। और आज अभी इतना टाइम हो गया, समय हो गया, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इतना आज टाइम हो गया, 24 मिनट हो गए, बहुत हो गए। फिर आज तो थैंक यू, समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई मेरी तरफ से, आओ कोई खरीदना मत, जो कुछ करो समझ के देख भाड़ के खरीदो। थैंक यू वेरी मच।